कि एक दिन अपना भी सपना सच होगा, एक दिन अपना भी सपना सच होगा। एक हाथ में माइक, एक हाथ में अवार्ड और पूरा का पूरा स्टेज अपना होगा। यही सोचा था ना आप लोगों ने जब आप इस क्लास में आए थे। और अब क्या, आप लोगों ने अपना सिलेबस तक कंप्लीट नहीं किया। अब आपको घबराहट हो रही है जब आपका बोर्ड एग्जाम आपके सर पर आ चुका है कि हाँ, मैं अपने इस सपने को पूरा कर भी पाऊंगा कि नहीं, और इसलिए अब आपको घबराहट हो रही है। तो अगर आप इस वीडियो पर आए तो मैं बता देता हूँ आपको, यह अब भी पॉसिबल है मेरे भाई। आपके पास समय कम है, लेकिन अगर आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं तो जो आपका लक्ष्य है, आपका गोल है, वो आपसे अब ज़्यादा दूर नहीं रहा, और इसको मैं पूरा करवाऊंगा। मैं आपको आपका गोल दिलवा के रहूँगा। अगर आपका सपना है 95% लाना, तो मैं पहले बता देता हूँ, आप क्लास 10 के साथ हैं तो ज्ञानोदय के गुरु चैनल से पढ़ाई करें। बाकी यह चैनल क्लास 12 के लिए है। हालांकि जो इस क्लास में टॉपिक करवाने जा रहे हैं, इसमें क्लास 10 का भी कुछ टॉपिक है, तो आप क्लास 10 में हैं तो भी पढ़ सकते हैं। ओके मेरे भाई, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम अब आपको पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, आपका हिंदी के एग्जाम से स्टार्ट होगा। तो हिंदी का एग्जाम 24 तारीख को पहला पेपर हिंदी का होने वाला है, इसलिए हमने आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। और सबसे पहले हम हिंदी का पूरा रिवीजन करवाएंगे, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन करवाएंगे। हालांकि जो हिंदी का रिवीजन हम करवा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों तक वो वीडियो पहुंचा ही नहीं है। पहुंचा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उसे लाइव किया था, और मतलब उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत था। आप जाओगे देखोगे लाइव सेक्शन में तो क्या हुआ था दिक्कत, और उस बहुत ज़्यादा समय लग गया था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना 1 घंटे में पूरा है जो एक बार फिर से मैं आपको सबको पूरा कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, इसलिए आज मैं लेकर आ गया हूँ, और 2 क्लास में आपका जो पूरा हिंदी है मेरा पूरा खत्म करवा दूंगा। एक क्लास में पूरा व्याकरण, उसके बाद में एक क्लास में पूरा जो आपका खंड का है, गद्य पद्य साहित्य और क्या बोलते हैं साहित्यिक परिचय हो गया, खंड का कहानियाँ, बाकी सब कुछ खत्म कर देंगे एक क्लास में। ठीक है, और एक क्लास में इस पूरा व्याकरण। तो 2 क्लास में आपका हिंदी की पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है कभी पहले, तो एक क्लास में आपको पूरा बुक जो आपका हिंदी का एक क्लास में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। और जिसने बहुत कुछ पढ़ लिया उनका तो धाकड़ वाला रिवीजन होने वाला है। ठीक है, इसलिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अंत तक जरूर देखना मेरे भाई, इसे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। हर एक टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। और इस क्लास में बता दें, पूरे जो है आपके 40 अंक पक्के होने वाले हैं। इस महामैराथन की क्लास में 40 अंक आपके पक्के होने वाले हैं, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है मेरे भाई, चलिए स्टार्ट करें। हम बता देना चाहते हैं कि यह क्लास 12 का है, हिंदी सब्जेक्ट का है। ठीक है, बाकी क्लास 10 का भी इसमें जो है कई टॉपिक हैं, जैसे निबंध हो गया और रचना अलंकार हो गया, तो ये सब आते हैं। और नहीं, निबंध नहीं रखा है हमने इस क्लास में। ठीक है, पत्र लेखन हो गया, तो वो सब जो है इस क्लास में मतलब कि हम बताने वाले हैं। तो क्लास 10 वाले अगर कोई भी हैं तो वो देख सकते हैं। हालांकि क्लास 10 के लिए ज्ञानोदय के गुरुजी चैनल से पढ़ाई करें, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन क्लास 10 का मेरा कोई भाई है तो यह वीडियो देख सकता है, मैं बोलूँगा यही। ठीक है, बाकी यह स्पेशली क्लास 12 के लिए है मेरा भाई। ठीक है, यह स्पेशली क्लास 12 के लिए है। तो भैया चलिए शुरू करते हैं अपने इस महा इंपॉर्टेंट कार्य को। सबसे पहले सभी लोग जो नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना, पर पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि एग्जाम तक हम आपके साथ बने रहेंगे और आपकी जो सभी सब्जेक्ट का रिवीजन अच्छे से करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं कि आपके इस महामैराथन में हम कौन से टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। तो भैया आपका पूरा जो व्याकरण वाला टॉपिक है वो इस क्लास में कवर होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपके कौन कौन से आते हैं टॉपिक, अनेकार्थी शब्द 2 अंकों में आता है। ठीक है, आपको एक वर्ड शब्द दिया जाएगा, उसका आपको 2 अर्थ लिखना होगा। एक अर्थ सही है तो 1 नंबर, दूसरा अर्थ भी सही है तो 1 नंबर, यानी कुल मिलाकर 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अनेकार्थी शब्द के आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए शब्दों में सूक्ष्म अंतर के आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे अनेकार्थी हम बता दे रहे हैं, अनेकार्थी क्या होता है। अनेकार्थी ऐसा होता है, एक ही शब्द होता है, उसके 2 अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपको एक कोई शब्द दिया जाता है, जैसे कि जोड़, मतलब कि हम मान लेते हैं एक आपको अर्थ दिया जाता है, हाँ योग। तो योग का एक अर्थ तो ये भी होता है, योग मतलब जोड़, जो आप योगफल निकालते हैं। और योग का एक अर्थ वो होता है, ठीक है, योग जो आप बाबा रामदेव वाला योग। ठीक है, तो वो आप समझ सकते हैं। तो एक शब्द के 2 अर्थ लिखने होते हैं, 2 अंक मिलते हैं। शब्दों में सूक्ष्मांतर की बात करें तो भैया 2 शब्द दिया जाता है, और दोनों शब्द का जो अर्थ है अलग होता है। हालांकि जो उनका उच्चारण होता है पढ़ने में लगता है एक ही है, पर उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि हम बात करें तो क्या हो गया आपका, हाँ अंश। अब देखिए, एक अंश ये वाला अंश, ठीक है, अंश ये वाला अंश, और देखिए एक अंश ये वाला अंश, तो दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, लेकिन पढ़ने में एक ही जैसा लगता है। ठीक है, तो ये होता है आपका सूक्ष्मांतर। दोनों के आपको 1 अंक मिलेंगे, यानी 2 अंक। जो भी महत्वपूर्ण लोकोक्ति और मुहावरे हैं इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि 9 2 11 होने का क्या मतलब होता है, भाग जाना। ठीक है, 1 अंक इसके लिए मिल गया, वो आप प्रयोग कर देंगे कि हाँ, चोर को देखकर पुलिस 9 2 11 हो गया यार, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। तो इस तरह आपको 1 अंक मिल जाएंगे, पूरे 2 अंक मिल जाएंगे। वाक्यांश के लिए 1 शब्द, ठीक है, पूरा वाक्य दिया जाएगा, एक पूरा आपको सेंटेंस दिया जाएगा कंप्लीट, जिसका जो आपका मीनिंग 1 वर्ड में बताना होगा। जिसे दिखाई नहीं देता अंधा, जिसका पति मर गया हो विधवा, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर। ठीक है, जो बहुत कुछ जानता हो, मतलब कि जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। ठीक है, इस तरह का दिया जाता है आपको। शुद्ध अशुद्ध वाक्य की बात करें तो हाँ, आपको वाक्य दिया जाएगा कि हाँ मैं खाना खाते हो, हाँ, तो मैं खाना खाता हूँ कर देना होगा, बस आसान रहता है, बहुत आसान। ठीक है, पत्र लेखन की बात करें, 6 अंकों में आता है, 2 पत्र लेखन दिए जाते हैं। सभी पत्र लेखन इस तरह आसानी से बता देंगे 5 मिनट के अंदर ही कि पूरा आपको पत्र लेखन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रचना अलंकार 6 नंबर में आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए शुरू करें भाई लोग, अब बढ़ते हैं हम अपने सबसे पहले टॉपिक पर। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आ चुका है, क्या है, अनेकार्थी शब्द। हमने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है अनेकार्थी शब्द। इसमें आपको एक ही शब्द का 2 अर्थ लिखना होता है। एक अर्थ सही है तो 1 नंबर, दूसरा अर्थ भी सही है तो 1 नंबर, यानी कुल मिलाकर आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं इसके। ठीक है, चलिए फटाफट अपने 2 नंबर
को अपनी मास्टर में जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम बाकी के टॉपिक देखने वाले हैं। चलिए, तो हमने आपको बता दिया इसमें क्या करने वाले हैं। एक शब्द दिया जाएगा, उसका आपको दो अर्थ लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्या दिया गया है, योग। अब योग को आपको अनेकार्थी बताना है, कहने का अर्थ है इसका आपको दो अर्थ बताना है। तो योग का एक अर्थ ये हो जाता है, ठीक है, जो हम कई सारी संख्याओं का योग निकालते हैं, 3 4 5 लिखा और हमने उसका योगफल निकाला, योग यानी हमने उसका जोड़ निकाला, और एक योग हो जाता है बाबा रामदेव वाला योग, ठीक है, यानी चित्त वृत्ति निरोध, ठीक है। तो यहाँ पर योग के दो अर्थ हो जाते हैं। इसी तरह देखिए, रस का पूछा गया है, रस का अनेकार्थी क्या होगा, तो रस का अनेकार्थी क्या होगा, एक रस आप सभी को पता है, गन्ने वाला रस, ठीक है, वो मौसम्मी का रस जूस पिला दो, ठीक है, यानी अम्ल, कोई पेय पदार्थ है, ठीक है। और एक रस हो जाता है रस प्रेम यानी आनंद, ठीक है, वो वाला रस। तो अगर आगे क्या है, राग। अब देखिए, राग का अनेकार्थी क्या होगा, तो भैया राग का एक अर्थ क्या हो जाएगा, तो रिसंग प्रीति लगाए बैठे यानी प्रेम भैया। और एक राग उसे कहते हैं भैया आपके राग बहुत बढ़िया है, आपके गाने की राग बहुत बढ़िया है, कहने का अर्थ है कि आपके गाने की लय बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, गाने की लय। तो ये होगा इसका अनेकार्थी। लक्ष्य का अनेकार्थी क्या होगा, अब लक्ष्य की बात करें तो भैया लक्ष्य का एक अर्थ तो ये हो जाता है कि अर्जुन ने अपना लक्ष्य साधा, चिड़िया को निशाना बनाया और तीर चला दिया, ठीक है। लक्ष्य यानी अरे यार बंदूक तानना है, फिर तीर से निशाना लगाना, ठीक है, यानी लक्ष्य भेदना, उसे ये एक लक्ष्य ये हो जाता है, ठीक है। और एक लक्ष्य दूसरा क्या हो जाएगा, आपका जो गोल है, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो मिशन है, आपका जो सपना है, ठीक है, उद्देश्य आपका क्या है, ठीक है, आपका मिशन क्या है, वो लक्ष्य, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 95% लाना, ठीक है। तो ये दूसरा हो जाता है, एक लक्ष्य निशाना, दूसरा लक्ष्य आपका मिशन, आपका गोल, आपका उद्देश्य, ठीक है। वर, वर का अनेकार्थी क्या होगा, तो भैया एक वर तो सभी को पता है, वर वधु, वर वधु यानी दूल्हा, ठीक है। और वर का एक अर्थ और होता है वरदान, यानी बोले तो आशीर्वचन। वर का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, ठीक है। चलिए, अब बताइए वर्ड का अनेकार्थी क्या होगा, तो भैया वर्ड का अनेकार्थी, वर्ड तो सभी को पता है, एक वर्ड कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है, यानी अक्षर, ठीक है, पता है सभी को। और भैया एक वर्ड, एक बीमारी होती है वर्डांता, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को कोई जो है एक रंग वो सही से नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो वर्डांता इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ड का मतलब रंग होता है, ठीक है। और वर्ड का मतलब होता है जाति, क्योंकि अब पूछते हैं नहीं कि किस वर्ड के हो भाई, किस वर्ड के हो, सवर्ण के हो, तो बोला जाता है कि जो सवर्ण का है यानी उच्च जाति के हैं, ठीक है। तो वर्ड का मतलब जाति भी होता है। चलिए आगे क्या है, साधना। साधना का अनेकार्थी क्या होगा, तो भैया साधना का एक हो जाता है अनेक, एक अर्थ तो हो जाएगा पूजा अर्चना उपासना, ठीक है, यानी कहने का अर्थ यार वर्शिप यानी पूजा करना, ठीक है, साधना, समझ गए। और दूसरा अर्थ क्या होता है साधना का, निशाना साधना, ठीक है, बंदूक से निशाना साधना, तीर से निशाना साधना, ठीक है, निशाना लगाना, यानी कि समझ में आया। चलिए अगला क्या है, सारंग। अब ये सारंग का अर्थ क्या होगा, सारंग का अनेकार्थी क्या होगा, तो एक अर्थ हो जाएगा बादल, ठीक है, और एक अर्थ सारंग का हो जाएगा कमल, और तीसरा अर्थ हो जाएगा एक राग। अब भैया बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ 2 लिखना रहता है, ठीक है, लेकिन हाँ अगर कहीं कहीं पर हम आपको 3 करवा देते हैं तो वो आपके लिए ही सही रहेगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक भूल भी जाते हैं तो 2 याद रहेगा आपको। चलिए ठीक है, सुरभि की बात करें तो सुरभि का अनेकार्थी क्या हो जाएगा, सुरभि का एक अर्थ आप सभी को पता है सुगंधी, और सुरभि का मतलब गाय भी होता है, ठीक है। स्नेह का अनेकार्थी क्या होगा, तो स्नेह का अभी सभी को पता है प्रेम, एक अर्थ तो यही लिख ही दोगे, और स्नेह का अर्थ तेल भी होता है, ठीक है, प्रेम और तेल। और हंस, हंस का अनेकार्थी क्या होगा, तो हंस का एक सभी को पता है कि हंस क्या है, एक पक्षी है, और हंस सूर्य को भी कहते हैं, ठीक है। हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। हलधर, हलधर बहुत बार पूछा गया है, हलधर का अनेकार्थी क्या होगा, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बता दीजिए फटाफट हलधर का अनेकार्थी क्या होगा। तो बस ध्यान में इतना रखिए कि हलधर का मतलब क्या होता है। हलधर का मतलब ये होता है कि हल को धारण करने वाला, क्या लिखेंगे, हल को धारण करने वाला। तो ये तो नहीं लिखोगे हल को धारण करने वाले कौन कौन से हैं, ठीक है। किसान भी हल को धारण करता है, यानी किसान भी हलधर है। चलिए, बैल हल को धारण करता है, यानी बैल भी हलधर है। और जो कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, ठीक है, वो भी हल को धारण करते थे, ठीक है, यानी किसान, बैल और बलराम, ठीक है। 3 इसके अर्थ हो गए, लिखना आपको 2 है, ठीक है, कोई भी 2 लिख दीजिएगा। हलधर का मतलब हल को धारण करने वाला, किसान, बैल, बलराम। हार का, अब बताइए हार का अनेकार्थी क्या होगा, हार का आपको अनेकार्थी लिखना है, आपके कई अर्थ लिखने हैं, ठीक है, 2 अर्थ लिख देंगे, दोनों सही होंगे तो 1 1 नंबर मिल जाएंगे। अब हार, हार का एक मतलब तो हो जाता है भैया आज हम मैच हार गए, ठीक है, आज हम मैच खेलने गए थे हार गए, तो भैया पराजय, ठीक है, उन्होंने हमें हरा दिया, ठीक है, वो पराजय। एक हार आपका हो जाता है पुष्पमाला, जब आप बोर्ड एग्जाम के टॉपर बनेंगे तो आपके जो प्रिंसिपल साहब है जो आपके गले में डालेंगे, यानी पुष्प वाली माला, ठीक है, यानी पुष्पमाला। और एक हार वो हो जाता है, ठीक है, वैलेंटाइंस डे पर देने वाला अपनी जीएफ को गले का आभूषण, ठीक है। चलिए हेम का बात करें तो हेम का अनेकार्थी क्या होगा, हेम का एक अर्थ हो जाता है सोना, और हाँ हेम पुष्पा, और हेम का एक अर्थ हो जाता है बर्फ। चलिए इतना क्लियर है, हाँ ठीक है। यहाँ पर हमारा अब अनेकार्थी शब्द हो चुका है। अब इसके सामने हमारा दूसरा टॉपिक आ चुका है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें क्या करना रहता है आपको, इसमें आपको एक पूरा सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है, और उसका जो अर्थ है आपको एक वर्ड में लिखना रहता है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि जो पढ़ा लिखा हो, तो आप क्या बताएंगे, साक्षर जो पढ़ा लिखा ना हो निरक्षर, और जो क्या बोलते हैं कि जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, जिसका पति मर गया हो विधवा,
जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, ठीक है, इस तरह पूछा जाता है। जो कभी न मरे अमर, तो ये तो बता ही दोगे ना भाई, कोई कठिन काम तो है नहीं कि हाँ इतना। और एमसीक्यू में पूछा जाएगा, किस तरह पूछा जाएगा, इस तरह पूछा जाएगा कि हाँ इस तरह पूछा जाएगा एमसीक्यू में, जो ईश्वर में विश्वास करता है। तो क्या बताएंगे, इस तरह ऑप्शन 4 दिए जाएंगे, एक ऑप्शन आपको ढूंढ कर लिख देना होगा, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएंगे, तो इस तरह आप कर लेंगे। चलिए, हाँ, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, वो तुरंत ही सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहेंगे। अब भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में इस तरह भी घुमा फिरा कर पूछा जाता है। जैसे जो ईश्वर, कभी पूछा जाता है ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं, कभी पूछा जाता है ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि जो ईश्वर में विश्वास करता है, तो बताएंगे आस्तिक, और जब पूछा जाए कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, तो बताएंगे नास्तिक, ठीक है। विश्वास करता है आस्तिक, नहीं करता नास्तिक, ठीक है। अगला क्या है कि हाँ, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे क्या कहेंगे, जो पढ़ना लिखना जानता हो, ठीक है, तो उसे कहेंगे साक्षर। और जो पढ़ना लिखना ना जानता हो उसे कहेंगे निरक्षर। जिसे कहा जा सके कथनीय, ना कहा जा सके अकथनीय, ठीक है। तो वही पूछा गया है, जिसे कहा ना जा सके तो क्या कहेंगे, उसे अकथनीय, और कहा जा सके उसे कथनीय। 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला, 100 वर्ष तक की आयु पूरी करने वाला शतायु, ठीक है। जिसकी गणना ना की जा सके, जिसकी गणना ना की जा सके, तो जिसकी गणना की जा सके उसे कहेंगे गणनीय, ठीक है। और जिसकी गणना ना की जा सके उसे कहेंगे अगणनीय, या फिर अगणित भी कह सकते हैं, ठीक है। अगणनीय सही रहेगा ज़्यादा। जो कभी जन्म नहीं लेता, ऐसा कौन है भाई, जो कभी जन्म नहीं लेता, ठीक है। तो जो कभी जन्म नहीं लेता उसे कहते हैं अजन्मा, ठीक है। अब ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किए गए उपकार को ना मानने वाला। इसमें आपको 2 पूछा जाता है, और हर साल पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि किए गए उपकार को मानने वाला, किसी सेट में रखा होता है, तो किसी सेट में ये रखा होता है किए गए उपकार को ना मानने वाला। तो जब अगर आपसे पूछा जाए किए गए उपकार को मानने वाला, तो आप बताएंगे कृतज्ञ, कृतज्ञ। और जब आपसे पूछा जाए किए गए उपकार को ना मानने वाला, तो आप क्या बताएंगे, कृतज्ञ, ठीक है। क्लियर है इतना। अगला क्या है, जिसको ईश्वर में विश्वास ना हो, जिसको ईश्वर में विश्वास ही ना हो उसे कहते हैं, अभी ऊपर हमने बताया था, यहाँ पर देखिए, ये देखिए क्या बताया था, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक, जो नहीं करता है नास्तिक, ठीक है। अगला क्या है, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, यानी कहते हैं जैसे क्यूरियस, क्यूरियस बोले तो जिज्ञासु। 100 वर्ष का समय जो होता है उसे क्या कहते हैं, शताब्दी। 100 वर्ष के समय को कहते हैं शताब्दी, ठीक है। अब देखिए, इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाएगा। क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, 4 आपको ऑप्शन दिया जाएगा, एक आंसर आपको जो सही है वो उस पर टिक लगा देना होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट बता दीजिए इसका उत्तर क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो इसमें विश्वास करता है भैया, देखिए स्मार्टिया तो उसे कहेंगे जो याद रखने के योग हो, तो ये तो होगा नहीं। अब मैं ट्रिक बताता हूँ, मतलब कि ऐसा क्या है कि जो अगर आपको नहीं आता है, मान लीजिए कोई एमसीक्यू आ जाता है जिसका आंसर नहीं पता, तो सबसे पहले आप उन ऑप्शन को ढूंढकर काट दीजिए जो लगता है कि इसका आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर लगा कि भैया स्मरणीय जो होता है, याद करने के योग जो होता है उसे स्मरणीय कहते हैं, तो होगा नहीं। बात करें विश्वसनीय की, तो जिस पर विश्वास किया जा सके, ये वो होता है, ठीक है, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। नास्तिक की बात करें तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है विश्वास करता है, तो यह क्या हो जाएगा, आस्तिक, ठीक है। यही बचा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, क्लियर है इतना। अगला क्या है, हाँ, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो क्या कहेंगे उसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन इस तरह पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी मैं आपको अपोजिट वाला बता रहा हूँ, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। जैसे कि हाँ नहीं वाला, कि ना मानने वाला मानने वाला, ठीक है। जिसका पति मर गया हो, जो पत्नी मर गई हो, इस तरह का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पूछा गया वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, इस तरह पूछा जाता है। कभी किसी सेट में रखा होता है वह पुरुष, वह पत्नी जिसका पुरुष मर गया हो यानी वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, तो आप वहाँ पर कहेंगे विधवा। और जब पूछा जाए वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो, तो विधुर, ठीक है। जिसकी उपमा के योग्य कोई ना हो, जिसकी उपमा के योग्य कोई ना हो उसे क्या कहेंगे, निरूपम, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, निरूपम। और जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो गूगल जो सब कुछ जानता हो, गूगल कहेंगे, AI क्या बोलेंगे भाई, ठीक है, उसे कहेंगे गॉड, यानी सर्वज्ञ, भगवान जी, ठीक है, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, प्रतिदिन यानी दैनिक, ठीक है। चलिए, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। अगर 1 अरब 40 करोड़ के देश में आपके 1000 दुश्मन नहीं है, तो आप ख़त्म है, डेड, मुर्दा वही कह रहा है कि जिसमें कुछ करने की क्षमता ही ना हो, ख़त्म, ठीक है, मुर्दा, उसे कहते हैं अक्षम। और कुछ करने की क्षमता हो उसे क्या कहते हैं, सक्षम, ठीक है। अभी अभी स्नान किया हुआ, अभी अभी स्नान किया हुआ, जो अभी भी स्नान करके आया हो तुरंत, हाँ, ठंडी में कोई नहाता नहीं, पर हाँ, जो अभी अभी स्नान किया हो उसे सदस्नात कहते हैं, ठीक है। जंगल की अग्नि, अब यहाँ पर 2 अग्नि पूछी जाती है, एक पेट की अग्नि और दूसरा जंगल की अग्नि, ठीक है। जंगल की अग्नि जो होती है उसे कहते हैं हाँ, जो पेट की अग्नि होती है उसे कहते हैं जठराग्नि, और जो जंगल की अग्नि होती है उसे कहते हैं दावाग्नि, ठीक है, याद रखना।
जो वंदना करने के योग हो, जो वंदना करने के योग हो वंदनीय, निंदा करने के योग हो तो निंदनीय, जिसके आने की कोई तिथि ही ना हो। लो भैया अतिथि, ठीक है, अतिथि आ गए ठीक है। अब घर में चाय पत्ती हो या ना हो, चीनी उनको चाय तो चाहिए, ठीक है। तो जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। चलिए अगला क्या है, जो कभी ना मरता। ऐसा कौन है जो कभी ना मरता हो, जो कभी नहीं मरता, अमर, ठीक है। चलिए अगला क्या है, जिसे क्षमा किया जा सके, जिसे क्षमा किया जा सके उसे क्या कहेंगे, क्षम। जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम, ठीक है। जो पहले कभी हो चुका हो, ऐसा कुछ जो पहले कभी हो चुका हो उसे कहेंगे अभूतपूर्व। चलिए हाँ, कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं, इनका आप फटाफट आंसर बता दीजिए, ठीक है। इनका आप लोगों को फटाफट आंसर बताना है। जंगल की अग्नि, मैंने 2 अग्नि बताई है आपको, एक मैंने बताया था जठरा अग्नि यानी पेट की अग्नि, ठीक है। ये तो होगा नहीं, ये है पेट की अग्नि, इसे क्या कहेंगे, पेट की अग्नि, ठीक है। इसे कहेंगे पेट की अग्नि। और जो जंगल की अग्नि होगी उसे कहेंगे दावाग्नि, ठीक है। ये सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्या है, जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे, जो जीता ना जा सके, ठीक है। जो जीता ना जा सके तो उसे कहेंगे अजय, जो जीता ना जा सके उसे कहेंगे अजय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अनुकरण करने के योग कहा क्या हो रहा है ये। चलिए भाई हाँ, सब्सक्राइब कर लेना जो बीच में जुड़े हैं, और 10th वाले ज्ञानोदय का गुरुजी चैनल से पढ़ाई करें, क्योंकि मैंने भी वही से पढ़ाई करी है, ठीक है। अनुकरण करने के योग, अनुकरण करने के योग, ठीक है। अब ये देखिए, अच्छे तो होगा नहीं, क्योंकि अच्छे का मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो, ठीक है, यानी जिसका कभी क्षति ही ना हो, ठीक है। अजर का जो कभी बूढ़ा ना हो, अमर का जो कभी मरे ना, ठीक है। बचा क्या, यही तो बचा ना, अनुकरणीय यानी अनुकरण करने के योग अनुकरणीय, ठीक है। चलिए अगला क्या है, जिसे कहा ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके क्या होगा, तो भैया अद्वितीय तो होगा नहीं, क्योंकि जो जिसकी तुलना ना की जा सके उसे कहते हैं अद्वितीय, और जिसे कहा जा सके उसे कहते हैं कथनीय, और जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अनुपम भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही हैं। और बाकी जिसे कहा ना जा सके अकथनीय, ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्या है, किए गए उपकार को ना मानने वाला। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, किए गए उपकार को मानने वाला ना मानने वाला, क्या बताया था, मानने वाला कृतज्ञ, ना मानने वाला कृतज्ञ। कहाँ है, ये रहा कृतज्ञ, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए मानने वाला कृतज्ञ, ना मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला, ये देखिए मानने वाला पूछ लिया तो क्या हो जाएगा कृतज्ञ, ना मानने वाला तो कृतज्ञ, ठीक है। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा कृतज्ञ। हाँ, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। अब भैया आ गया शब्दों में सूक्ष्म अंतर, आपका तीसरा टॉपिक, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। हाँ बता दीजिए, इसमें आपको 2 शब्द दिया जाएगा इस तरह, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 शब्द दिया जाएगा और दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और दोनों अर्थ बता देंगे, दोनों 2 नंबर मिल जाएगा। हाँ एमसीक्यू में पूछा जाएगा, आप लगा देंगे टिक यार, लिखना नहीं रहेगा, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, आप लगा तो देंगे ही, तो इस तरह आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, उसके बाद हाँ एमसीक्यू में पूछा जाएगा इस तरह, ठीक है। एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा इस तरह। चलिए ठीक है, तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए श्रवण और श्रवण 2 शब्द दिया गया है। अब देखिए ये लगभग, इसका उच्चारण लगभग एक ही जैसा होता है, लेकिन लिखने में अलग होता है और अर्थ भी अलग होता है। तो इस तरह आपको 2 शब्द दिया जाता है, 2 अर्थ लिखना होता है आपको, मतलब 2 अर्थ इसका बताना होता है। जो सही अर्थ का जोड़ा है, कहने का अर्थ है, वो आपको इसमें से ढूंढना है। तो भैया श्रवण का अर्थ क्या हो जाएगा, श्रवण मतलब कान, यानी सुनना, सुनना किससे सुनते हैं, कान से। और श्रवण मतलब भिक्षु, जो घूम कर मांगते हैं, श्रवण उसी को कहते हैं, ठीक है। वसन और व्यसन, इसका सही अर्थ का जोड़ा क्या होगा, वसन और व्यसन। तो भैया वसन और व्यसन का सही अर्थ का जोड़ा क्या होगा, ऑप्शन दिया गया है, विवश, व्याकुल, वस्त्र, आदत, कवच और भोजन, विस्तार और अवधि। बताइए सही अर्थ का जोड़ा क्या होगा, ठीक है। तो वसन का मतलब होता है, आप सभी को पता है वसन का मतलब क्या होता है, वसन का मतलब होता है वस्त्र, और व्यसन का मतलब क्या हो जाएगा, आदत, ठीक है। हाँ एक अर्थ आपको पता चल गया, वसन मतलब वस्त्र, और किसी में वस्त्र है ही नहीं, तो यही वाला है। अब व्यसन मतलब आदत, तो वैसे ही लगा देंगे कि नहीं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वसन मतलब वस्त्र, व्यसन मतलब आदत, ठीक है। चलिए हाँ, इस तरह दिया जाता है आपको, मैं बता दे, थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ, प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको इसका। अभिराम और अभिराम मतलब, और अभिराम, ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो विराम मतलब क्या होता है, रुकना, और अभिराम मतलब बिना रोके हुए, यानी बिना रुके, और अभिराम मतलब सुंदर, अभिराम मतलब सुंदर, और अभिराम मतलब बिना रोक के। अंश और अंशु का क्या होगा, अंश और अंशु, तो अंश का मतलब होता है भाग, ठीक है, वो हमारे परिवार का अंश है, हमारे कुल का वंश है। और अंशु का मतलब क्या हो जाएगा, किरण, अंशु का मतलब क्या हो जाएगा, किरण, ठीक है। कटिबंध और कटिबद्ध, तो कटिबंध का मतलब होता है जो कमर में बंधा हो, कटिबंध का मतलब क्या होता है, कमर में बंधा, कमर में क्या बंधा होता है, करधनी, ठीक है, कटिबद्ध। और कटिबद्ध किसे कहते हैं, तैयार, ठीक है, कटिबद्ध किसे कहते हैं, तैयार को। वात और बात, बात और वात, इसका क्या मतलब है कि भैया बात, जो आप बातें करते हो फ़ोन पे कॉल करके, बातें, और वात का मतलब, वात का मतलब क्या हो जाएगा, वात का मतलब हो जाएगा हवा, ठीक है, वात का मतलब हवा, वायु। द्रव और द्रव्य, तो भैया द्रव, एक द्रव वो होता है
कोई तरल पदार्थ है द्रव, ठीक है, पीने वाला कोई द्रव है, तरल पदार्थ है, द्रव जिसे कहते हैं धन को कहते हैं। कोई ठोस पदार्थ है धन है, ठीक है, उसे कहेंगे द्रव्य। स्वर्ण और सवर्ण में क्या अंतर, मतलब कि स्वर्ण और सवर्ण का क्या अर्थ होगा? तो स्वर्ण का मतलब होता है सोना, ठीक है, स्वर्ण का मतलब सोना आप सभी को पता है। सवर्ण का मतलब उच्च जाति, वर्ण मतलब जाति और सवर्ण मतलब सुंदर जाति यानी उच्च जाति, उच्च जाति, ठीक है मेरे भाई। अगला क्या है? अंश और अंश, अंश और अंश। तो भैया अंश का अर्थ क्या हो जाएगा? अंश अब सभी को पता है भाग यानी हिस्सा, ठीक है, और अंश का मतलब हो गया कंधा, ठीक है। चलिए अभय और उभय, अभय और उभय का अर्थ क्या होगा? तो उभयचर यानी दोनों वाला, ठीक है, अभय मतलब निडर। अम्बुज और अम्बुद का अर्थ क्या होगा? तो आप सभी को पता है कि अम्बुज मतलब, अम्बु मतलब पानी होता है, पानी से जल जुड़ा हुआ है यानी पानी में जन्म लेने वाला कमल, और अम्बुद मतलब पानी को धारण करने वाला यानी बादल, ठीक है। चलिए अपेक्षा और उपेक्षा, इसका सही अर्थ का जोड़ा क्या होगा? तो भैया अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा सुंदर है यानी इसकी तुलना में, तो कहें तो तुलना। और बात करें उपेक्षा की तो अवहेलना करना, उसने मेरी उपेक्षा की, हाँ अपमान किया, एक तरह से अपमान, अवहेलना, ठीक है। चलिए 3 टॉपिक आपका कवर हो चुका है, चौथा टॉपिक आ चुका है हमारे सामने, क्या है कि हाँ आपको पत्र लेखन, पत्र लेखन का आपको टॉपिक आ चुका है आपके सामने। 6 अंकों में पूछा जाता है पत्र, ठीक है। हाँ मैं पूरा आपको 10 मिनट में करवा दूंगा, 2 पत्र करवाऊंगा मैं आपको, पूरा इसका कॉन्सेप्ट जो है बता देता हूँ। क्लास 10 क्लास 12 वाले कोई भी देख सकते हैं, ठीक है, दोनों में आता है 6-6 नंबर का, ठीक है। चलिए तो आपके एग्जाम में 3 तरह का पत्र आता है, 1 2 3 तरह का पत्र आता है। पहला आता है, दूसरा आता है, पहले मैं बता दूं, दूसरा आता है बैंक से ऋण लेने के लिए, तीसरा आता है नगर की साफ सफाई के लिए, और पहला कौन सा आता है? हाँ अगर क्लास 10th में है तो पहला आएगा कि प्रधानाचार्य को लिखो शुल्क माफ़ी के लिए या फिर बीमारी की छुट्टी के लिए, नहीं और क्लास 12th वालों को नियुक्ति है तो आएगा, तो पहला वाला डिफरेंस है थोड़ा सा बस, ठीक है। चलिए तो इस अगर 3 में से मैं आपको 2 करवा दूँ तो एक जो बचेगा अगर वो आ भी जाएगा ना, तो एक जो आप तैयार किए हैं उसमें से आपका एक आ जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए एक आपने तैयार करके गए तो बाकी जो 2 छोड़ दिए हैं वही 2 आ जाए। अब 2 उसमें से आएगा, अथवा करके आपको लिखना रहेगा, अथवा में करके आता है 2। तो अगर मान लीजिए एक आपने तैयार किया, 2 छोड़ दिया, वही 2 आ गया, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, 2 तैयार कर लेंगे तो एक मान लीजिए जो आपने छोड़ दिया है वो दे देगा, और आपने एक जो पढ़ रखा है तो उसमें तो एक आ जाएगा ना भाई। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर पूरे 2 करवाने वाला हूँ। कौन कौन से? हाँ ये दोनों क्लास 10th का है, दोनों भी क्लास 10th का है और क्लास 12th का भी है, ठीक है। तो स्पेशली जो मैंने यहाँ पर जो भी टॉपिक्स बताए हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर हो गया, अनेकार्थी समानार्थी, ये क्लास 12th में आता है। बाकी अब ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब पहला जो है ऋण हेतु बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र, दूसरा है आपका गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में पत्र। तो भैया सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान, सबसे पहले सबसे कॉमन लाइन लिखना है सेवा में, ठीक है, किसी भी पत्र को लिखने से पहले। हाँ और उसके बाद में लिखना किसको है ये ध्यान में रखेंगे आप, लिखना किसको है। अब बैंक को लिख रहे हैं तो शाखा प्रबंधक या बैंक मैनेजर, ठीक है, और बैंक का नाम। और इसी तरह अगर बैंक ऋण किसी गाँव की साफ सफाई के लिए लिख रहे हैं तो जिलाधिकारी जिले का नाम, ठीक है, इतना तो लिख लेंगे ना भाई, कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे? महोदय, महोदय नहीं लिखना चाहते तो आप श्रीमान भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखना क्या रहता है मैं थोड़ा सा बोलकर बता देता हूँ आपको, 4-5 लाइन लिखना रहता है, ज़्यादा नहीं, कि हाँ मैंने अपने स्कूल का नाम लिखो जहाँ से आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है, मैंने यहाँ से 10th 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की, अब आपको कहाँ एडमिशन लिखना है लेना है वो लिखो, कि अब मुझे यहाँ एडमिशन लेना है और मुझे इतने रुपये की आवश्यकता है, मुझे आपके बैंक से चाहता हूँ, और इसके लिए जो भी आवश्यक कागजात हैं मैंने इसमें संलग्न करके फोटोकॉपी करा के मैंने इसमें भेज दिया। अब आप आगे का प्रोसेस जो आप करके मुझे अपना ऋण जो है मुझे प्रदान करें, ठीक है, बस इतना लिखना रहता है। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे सविनय निवेदन है कि वर्ष 2022 में संपन्न हुई यूपी पीसीएमटी की परीक्षा में मेधावी सूची में मैंने 5वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। या फिर मैंने अपने इस विद्यालय का नाम लिखो और लिख दो कि हाँ मैंने यहाँ से 10th 12th की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की है, और अब प्रवेश के लिए काउंसलिंग में मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद आवंटित हुआ है, ठीक है, जहाँ आपको प्रवेश लेना है उसका नाम लिखोगे कि हाँ अब मुझे यहाँ पर है एडमिशन लेना है। और संस्थान में प्रवेश के लिए अन्य व्यय के लिए मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है, 5 लाख, अच्छा हाँ चिकित्सा शिक्षा के लिए, चिकित्सा शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो शिक्षा यहाँ पर गलत लिखा हुआ, आपको अगर सा कहीं पर गलत लिखा हुआ दिखाई दे तो आप सही कर लेना मेरे भाई, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। परीक्षा के लिए मुझे क्या है आपके बैंक से 5 लाख रुपए के ऋण की आवश्यकता है आपके बैंक से, ठीक है। और ऋण प्राप्त करने के जो भी आवश्यक प्रपत्र हैं, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि हाँ निवास प्रमाण पत्र हो गया, सब मैंने ऋण आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके भेज दिया है, संलग्न है। और अब आपको क्या करना है, उचित प्रपत्रों की पूर्ति कराकर जो मुझे शीघ्र शीघ्र उक्त ऋण प्रदान करने कृतार्थ करें, ठीक है मेरे भाई, लिख देंगे इतना, कोई दिक्कत? इधर आप लिखेंगे सादर धन्यवाद और दिनांक, और इधर प्रार्थी आवास आदा, ठीक है, लिखकर अपना नाम मत लिखना, आवास आदा करके कुछ भी लिख देना। तो ये था इसका पूरा फॉर्मेट सेवा में। उसके बाद किसको लिख रहे हैं उसको लिखेंगे महोदय, और फिर हाँ मैंने यहाँ से परीक्षा उत्तीर्ण की है, यहाँ एडमिशन लेना है, इतने रुपये की आवश्यकता है, आपके बैंक से चाहिए, जो भी आवश्यक कागजात है मैंने संलग्न करके भेज दिया, आगे प्रोसेस आप करके मुझे मेरा ऋण प्रदान करने की कृपा करें, बस। उसके बाद में हाँ सदर धन्यवाद, इधर दिनांक, और इधर
भवदीय आबासादा, ठीक है, भवदीय प्रार्थी न करके आप भवदीय भी लिख सकते हैं। ओके मेरे भाई, चलिए अगला क्या है, गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में पत्र, ठीक है। तो मैंने हाँ इसको आपको लिखना है, आपके नगर में, आपके शहर में गंदगी फैली हुई इसके संबंध में आपको लिखना है, जिला अधिकारी को पत्र लिखना है या नगर अधिशासी अधिकारी को, ठीक है। तो सब मैंने क्या बताया, लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे कॉमन लाइन भैया सेवा में, ठीक है, सेवा में। उसके बाद में क्या लिखोगे, जिसको लिखना है ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये नहीं कि हाँ लिख रहे हो ऋण देने के लिए जिला अधिकारी को लिख दिया, साफ सफाई के लिए आप डीएम को लिख दिया ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है, इस तरह। तो ध्यान में रखना, बैंक से ऋण देने के लिए तो बैंक मैनेजर, शाखा प्रबंधक, और गंदगी और सड़कों की समस्या में तो जिला अधिकारी, नगर अधिशासी अधिकारी या जिला अधिकारी, ठीक है, लिखेंगे। चलिए अब देखिए लिखेंगे क्या, अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अभियंता, कुछ भी, नगर पालिका उत्तर प्रदेश, ठीक है। हाँ उसके बाद में विषय सब्जेक्ट डालोगे आप, और सब्जेक्ट जो है यहाँ टॉपिक में आपको मिल जाएगा, यही उठाकर लिख देना, ठीक है। सेवा में और किसे लिख रहे हो, 2-3 लाइनों में थोड़ा थोड़ा सा लिख दोगे। हाँ नगर अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अभियंता, नगर पालिका उत्तर प्रदेश, और विषय डाल दोगे जो आपको हेडिंग में दिया होगा। उसके बाद लिखोगे महोदय, मैंने क्या बताया, महोदय ने करके आप श्रीमान भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अब इसमें क्या लिखोगे, मेरे नगर में, शहर में जो है गंदगी फैली हुई है, कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नालियों में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, तो इन सबको जल्दी, कोई कर्मचारी नहीं नियुक्ति हुई है तो आप इन सबकी कोई व्यवस्था करें, ठीक है। बस यही कहना होता है भैया, तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे कि मैंने आपका ध्यान हमारी बस्ती में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ, ठीक है। अब दिखाना चाहता हूँ कि हाँ हमारे नगर में कितनी गंदगी फैली हुई है। इस नई बस्ती को बसे हुए 8 साल हो गए हैं, और यहाँ पर जो सड़कें बनी हुई हैं वो सभी जगह जगह से टूटी हुई हैं, वर्षों से इनकी मरम्मत भी नहीं हुई है, ठीक है। सड़कें अभी, कुछ सड़कें हैं जो अभी तक कच्ची हैं, ठीक है। 3 चीज़ें आप लिखेंगे, याद नहीं रहता तो आप बताएंगे सड़कें कच्ची हैं, सड़कें टूटी फूटी हुई है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, नालियों में पानी भरा हुआ है, ये 3 चीज़ लिख दोगे, ठीक है, और ज़्यादा नहीं लिखना है। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे कि जो सड़कें बनी हुई है ना, वो भी जगह जगह से टूट गई हैं, जिन स्थानों पर नालियाँ बनाई गई हैं वो भी जगह जगह से टूट गई हैं। जहाँ नालियाँ हैं वहाँ पर उनकी सफाई के लिए कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है, ठीक है। और इसके स्वरूप क्या होता है, जो नालियों में पानी भरा है समय सड़ता रहता है, सड़ने के कारण जो है बीमारियाँ फैलती हैं, बीमारियों से सभी लोग बीमार होते हैं ठीक है। अब आप क्या लिखोगे कि हाँ अब आप क्या चाहते हो, लिखोगे आपसे निवेदन है कि कृपया इस बस्ती की दुर्दशा को देखते हुए इसकी सड़कों की मरम्मत और गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था का आदेश दीजिए, ठीक है। आदेश गलत लिखा हुआ सही कर लीजिएगा और मेरे भाई, चलिए ठीक है, इतना लिख दोगे। क्या लिखोगे, हाँ सेवा में श्रीमान, और फिर नगर अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश, विषय आप हेडिंग से डालकर लिख दोगे महोदय श्रीमान, मैं आपका ध्यान हमारी बस्ती में बस फैली हुई गंदगी के बारे में दिखाना चाहता हूँ। सड़कें टूटी फूटी हुई, नालियों में पानी भरा हुआ है, कोई अधिकारी की नियुक्ति भी नहीं की गई है, कोई कर्मचारी की, तो इसलिए अब आप क्या करें, आपसे निवेदन है कि हाँ बस्ती की दुर्दशा को देखते हुए कोई आदेश दीजिए इसकी सफाई का, ठीक है। चलिए उसके बाद सादर धन्यवाद के साथ इधर दिनांक लिख देंगे, ठीक है। और इधर क्या डाल दोगे, इधर भवदीय या फिर प्रार्थी आवास आधा करके कुछ भी लिख देना, पर हाँ नाम मत लिखना, ठीक है मेरे भाई। चलिए उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं जल्दी जल्दी आपको फटाफट करवा रहा हूँ, और बाकी अगर आपको पूरा डिटेल में हर एक पत्र देखना है, आप वीडियो पड़ी हुई चैनल पर आप जाकर देख लेना, ठीक है। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से अगर आपने इसे ही देख लिया होगा तो आपको पत्र लेखन दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, मैंने 2 पत्र लेखन बता दिया है, यकीन मानो, एक ना मिले तो कहना, ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा भी होगा कि आपके एग्जाम में दोनों यही दोनों आ जाएगा, वो अथवा में करके आएगा, ठीक है इस तरह भी आ सकता है। चलिए अगला क्या है हमारा, हाँ 4-5 टॉपिक हमारा खत्म हो चुका। अगला है हमारा महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ और मुहावरे जो हैं, कि जैसे 9-2-11 होना, भाग जाना, ठीक है, यही सब होता है। 9-2-11 होना का मतलब क्या होता है, भाग जाना, 1 नंबर मिल गया हमें। एक और सद का वाक्य प्रयोग लिख देंगे इसका कि हाँ चोर को देखकर पुलिस 9-2-11 हो गई ठीक है, कि हाँ चोर को देखकर क्या हो गई, पुलिस 9-2-11 हो गई, कहने का अर्थ है पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। ओके भाई, तो इस तरह आप वाक्य प्रयोग भी लिख देंगे तो उसके लिए भी 1 नंबर मिल जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपको 2 अंक मिलने वाले हैं इसके भी। चलिए आप फटाफट ये 2 अंक भी हम अपनी मार्क्स में जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देरी किस बात की है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, 1 म्यान में 2 तलवार, 1 म्यान में 2 तलवार, इसका क्या मतलब है कि एक वस्तु, कोई वस्तु है जो एक ही रखी जा सकती है और एक का स्थान पर 2 रखने की चेष्टा करना, प्रयास करना, ठीक है। 1 म्यान में 2 तलवार, जैसे कि पंडित को बुलाने गए नामकरण के लिए और दूसरे भी पंडित को बुला लाए, ठीक है, तो क्या बोलेगा कि 1 म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, या तो उन्हें भगा दो या तो हमें भगा दो, ठीक है ठीक है। अब देखो यही जैसे यहाँ पर वाक्य प्रयोग लिखा हुआ है कि स्पष्ट बताओ तुम मेरा साथ दोगे या मेरे दुश्मन का, क्योंकि 1 म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं, ठीक है। चलिए आँखों का तारा होना, इसका क्या मतलब होता है, आँखों का तारा होना, आँखों का तारा होना का मतलब होता है बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना, बहुत दुलारा होना, आँखों का तारा होना, ठीक है। वाक्य प्रयोग करके आप ये भी लिख सकते हैं कि जो श्रवण कुमार थे वो अपने माता पिता के आँखों के तारा थे, आँखों का तारा थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, हाँ वाक्य प्रयोग आप देख लेना, मैंने आपको सबसे सिंपल वाला बताया है कि श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए बहुत ही आँखों के तारा थे, आँखों के तारा थे, ठीक है, बहुत प्रिय थे। या फिर राम लिख सकते हैं कि हाँ राम जो थे अपने पिता के बहुत ही अपने पिता के आंखों के तारे थे, ठीक है, ये लिख दोगे आप।
आसमान से गिरा और खजूर पलट का, आसमान से गिरा खजूर पलट का। कहने का अर्थ है कि एक विपत्ति से छूटा तो दूसरी में पड़ गया, एक विपत्ति से छूटा तो दूसरी में पड़ गया। ठीक है, चलिए मतलब इसका क्या मतलब है। अब मान लीजिए कोई आपको, हाँ, एक टेंशन है, जैसे कि अभी आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। अब कुछ दिन बाद क्या होगा, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। एक विपत्ति चली जाएगी, फिर आपको बस, हाँ, कुछ दिन आप रुकेंगे, उसके बाद फिर मान लीजिए आपका फिर 11th स्टार्ट हो गया, गर्मियों की छुट्टी होगी, फिर आपको दूसरी विपत्ति आ जाएगी 11th में, ठीक है। तो यही एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पढ़ना, इसे ही कहते हैं, ठीक है। जैसे वाक्य प्रयोग दिया गया है कि रमेश दूसरी बार बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंक पर्याप्त किए, लेकिन नकल करने के आरोप में परीक्षा फल रोका गया है। तो इसका वही हाल है जैसे कि आसमान से गिरा और खजूर पलट का। ठीक है, समझ में गए होंगे आपको कि हाँ, मतलब परीक्षा देकर पास भी हो गए तीसरी बार में, तो अब नकल का आरोप लग गया। चलिए अगला क्या है, अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना इसका क्या मतलब है, तो अंधे की लकड़ी होना समझ सकते हैं, एकमात्र सहारा होना। कहने का मतलब है एकमात्र सहारा होना, अंधे की लकड़ी होना यानी एकमात्र सहारा होना। वाक्य प्रयोग कर में आप क्या लिखोगे कि जो श्रवण कुमार थे अपने बूढ़े माता पिता के लिए एकमात्र सहारा थे, यानी अंधे की लकड़ी थे। ठीक है, अंधे की लकड़ी थे। श्रवण कुमार वध की सूचना पाते ही उनके माता पिता बिलख बिलख कर रोने लगे, उनके लिए तो वह अंधे की लकड़ी था। ठीक है, सिंपल में लिखेंगे यार कि श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे, यानी एकमात्र सहारा थे। अगला क्या है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि कुंठित होना, मति मारी जाना। तुम्हारी तो बुद्धि कुंठित हो गई है, मति मारी गई है, अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। ठीक है। ये देखिए दिया गया है कि सुरेश ने क्रोध में अपनी पत्नी से कहा, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुम्हें ब्याहने गया था। मेरी बुद्धि कुंठित हो गई थी। अपने पैरों पर खड़े होना, अपने पैरों पर खड़े होना, अपने हाथ पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़े होना। ठीक है, यानी स्वावलंबी होना, अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना, जिम्मेदार होना। चलिए ठीक है, आजकल के लड़के की शादी तभी करना चाहिए, वाक्य प्रयोग दिया हुआ है कि जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। कहने का अर्थ है कि वो स्वावलंबी हो जाए। ठीक है। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना क्या क्या मतलब है कि अंगूठा दिखाना मतलब कोई चीज़ देने से वो मुकर जाना या इनकार कर देना। अंगूठा दिखाना मतलब इनकार कर देना, कि जब वो उससे अपने उधार के पैसे मांगने गया तो उन्होंने उसे अंगूठा दिखा दिया, यानी मना कर दिया, इनकार कर दिया। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना इसका क्या मतलब है कि जो है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, ये कि ये दुनिया जो है, देखिए आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है, सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए होते हैं, कि सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे होते हैं, सब अपने स्वार्थ के लिए ही मरते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। आग बबूला होना, आग बबूला होना यानी बहुत क्रोधित होना। ठीक है, ये देखिए हनुमान जी द्वारा राम की प्रशंसा सुनकर रावण आग बबूला हो गया। हनुमान जी ने जब राम की प्रशंसा की तो रावण क्या हो गया, आग बबूला हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि बहुत क्रोधित हो गया, बहुत क्रोधित हो गया। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप किसे कहते हैं, आस्तीन का सांप यानी मित्रता की ओट में छिपा हुआ कोई शत्रु, मित्रता की छांव में छिपा हुआ कोई शत्रु। ठीक है, तो जैसे कि देखिए सावधान रहना, हमारे दल में बहुत आस्तीन सांप घुस आए हैं। आस्तीन के सांप घुस आए हैं मतलब ऐसे कुछ हैं जो दोस्त बनकर हमारे साथ रह रहे हैं और हैं दुश्मन। ठीक है, तो वही है आस्तीन का सांप होना यानी मित्रता की ओट में छिपा हुआ कोई शत्रु। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना इसे क्या कहेंगे, ईद का चांद होना यानी बहुत दिन बाद दिखाई देना। देखिए कितनी बार पूछा गया है ईद का चांद होना। ठीक है, या देखिए अपना उल्लू सीधा करना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो जो भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है और हर साल बहुत बार पूछे गए हैं। ईद का चांद होना कहने का अर्थ है कि बहुत दिन बाद दिखाई देना। ठीक है, ईद का चांद भी जो है बहुत दिन बाद दिखाई देता है। वाक्य प्रयोग लिखोगे तो कि कहो मित्र अब तक कहाँ थे, तुम तो ईद के चांद हो गए यार। कहने का अर्थ है कि तुम बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। ठीक है, तो ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। ठीक है, वाक्य प्रयोग में लिखोगे क्या कि दिल्ली में रहने लगे तब से तुम तो ईद के चांद हो गए। यानी कहने का अर्थ है कि हाँ बहुत दिन बाद दिखाई दिए। ठीक है, चलिए कंप्लीट आपका पूरा हो चुका है, पूरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लास में आपको बता रहा हूँ, निबंध मैंने इस क्लास में नहीं किया है। ठीक है, बाकी अगर आपको देखना है आप देखना जाकर चैनल पर आपको ये वीडियो मिलेगा, आप जाकर देख लेना एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट निबंध है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझते हैं। रक्षण अलंकार आपको पूरा डीप में पढ़ना है तो आपको चैनल पर 1 घंटे का पूरा महामैराथन मिल जाएगा, आप जाकर एक बार देख लेना। 10th 12th दोनों के लिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए हाँ मॉडल पेपर देख लेना एक बार, अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले मॉडल पेपर देख लेना। ठीक है, मॉडल पेपर देख लेना कि हाँ पैटर्न किस प्रकार का होने वाला है, किस तरह का क्वेश्चन होने वाला है। चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, सभी कहानियों का सारांश और उद्देश्य वाला वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा एक क्लास में। ठीक है पूरा। चलिए अगला क्या है, हाँ सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, जो लोग नए हो तुरंत ही सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर दो मेरे भाई। ठीक है, और फैमिली जो हमारी 1 के जल्दी से पहुँचा दो, हम भी थोड़ा छोटा सा सेलिब्रेशन कर लें। ठीक है, मतलब कहने का मतलब मैं सब्सक्राइबर तो नहीं कहता, आप लोग सभी लोगों को, क्योंकि आप लोग मेरे भाई हो। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर दो ना भाई।
ठीक है। और फैमिली जो है 1 के बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाली है। मेरे जो क्लास 10th वाले भाई लोग हैं, ज्ञानोदय के गुरु चैनल से पढ़ाई करो, मैंने भी वही से पढ़ाई की है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, एक क्लास जो है पूरा हमारा था जो कर लिया हमने, इसमें पूरा हमने जो व्याकरण खत्म कर लिया। अब अगली क्लास में जो पूरा आपका हिंदी बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपके और भी क्लासेस आएंगी, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना ताकि, और हाँ, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, नोटिफिकेशन मिल जाएगा अब जब आप अगली क्लास लेकर आऊँगा तो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।